नमस्कार. एबीपी माझा आयोजित माझा महाराष्ट्र माझं विजन या कार्यक्रमाच्या पुढच्या सत्रात मी प्रज्ञा पोवळे आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. माझा महाराष्ट्र माझं विजन प्रेझेंटेड बाय बढेकर ग्रुप, कपिला प्युअर स्टील, MSRDC, पॉवर्ड बाय IIL शिन्वा, पार्टनर्ड बाय राजश्री लॉटरी, पावक फूड्स, स्किन सिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, गोपुरम, डिजिटल पार्टनर एबीपी लाईव्ह. या सत्रामध्ये आपण संवाद साधणार आहोत MIMचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्याशी. 2014 नंतर देशामध्ये हिंदुत्वाच्या राजकारणाची नवी लाट आली. भाजपनं राम मंदिर, कलम 370, इन्स्टंट ट्रिपल तलाक असे हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावरचे अनेक विषय मार्गी लावायला सुरुवात केली. या लाटेमध्ये अनेक पक्षांची धुळदाण उडाली, काहींनी त्यांचं अस्तित्व गमावलं. पण अशाही परिस्थितीत आपल्या मुस्लिम केंद्रित राजकारणाचा अजेंडा कायम ठेवत ओवैसींनी आपला पक्ष स्थिर ठेवला, वाढवला आणि बळकटही केला. 2019 मध्ये ओवैसींच्या MIMनं महाराष्ट्रामध्ये आपली स्पेस निर्माण केली. राजकारणाच्या पलीकडे असदुद्दीन ओवैसींचं शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातलं कार्य मोठं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता धार्मिक मुद्द्यांच्या पलीकडे जात महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात MIMचं योगदान नेमकं काय असेल, आगामी काळात राजकारणाच्या कक्षात ते नेमके कशा रुंदावणार आहेत, राम मंदिरानंतर देशभरात निर्माण झालेली हिंदुत्वाची लाट तिचा सामना कसा करणार आणि महायुतीनं 45+चा नारा दिलेला असताना महाराष्ट्रामध्ये MIMचं भवितव्य काय, याबद्दल असदुद्दीन ओवैसी यांच्याशी आपल्याला संवाद साधायचा आहे. पण त्याआधी एक एवी पाहूया. लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत NDA विरुद्ध इंडिया आघाडी असा सामना सुरू झालाय. पण लोकसभेच्या या महासंग्रामात काही पक्ष मात्र तटस्थ आहेत. त्यातलाच एक पक्ष म्हणजे AIMIM, ज्या पक्षाचे नेते थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ललकारतात, तर दुसरीकडे राहुल गांधींनाही हैदराबाद मधून निवडणूक लढण्याचं आव्हान देतात. भाजपच्या हिंदुत्वावर कडाडून टीका करतात, तर काँग्रेसच्या धोरणांवरही बोट ठेवतात. त्याच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात असदुद्दीन ओवैसी. कायद्याचं अगाध ज्ञान, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू या भाषांवर प्रभुत्व, प्रभावी वक्ता अशी असदुद्दीन ओवैसी यांची ओळख. ओवैसींच्या MIM या पक्षाने तेलंगणा इतकीच दमदार कामगिरी महाराष्ट्रातही केली. 2019 साली महाराष्ट्रात मिळालेलं हे यश MIM कायम ठेवणार का? राम मंदिर, लोकसभेत दिलेल्या बाबरी जिंदाबादच्या घोषणा आणि CAA कायद्याबाबत ओवैसींची भूमिका काय आहे? राजकारणापलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत ओवैसी यांचं विजन काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी. ओवैसी जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आ जाइए. और त्यासोबतच मी सरिता कौशिक मॅम यांनाही विनंती करते की त्यांनी असदुद्दीन ओवैसी यांच्याशी संवाद साधा. ओवैसी जी, आपका स्वागत है एबीपी माझा में. शायद 8-10 साल के बाद आप एबीपी माझा में फिर से आ रहे हैं हमारे मंच पर. और समय भी जो है वो ये है जब आप महाराष्ट्र में एक अलग तरह से इस चुनाव में उतरना चाह रहे हैं, ऐसा हम सुन रहे हैं. मुंबई में भी आप लोकसभा लड़ाने की बात हो रही है. शायद महाराष्ट्र में भी आप कई उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं. क्या प्लान है महाराष्ट्र के लिए? आप जैसा कि जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देते, बहुत कम देते हैं. और अभी महाराष्ट्र विधानसभा में जो MLAs जीत कर आए, करीब 10 है. पॉपुलेशन के लिहाज से उनको कम से कम 35 जीतना चाहिए था. अब वैसा ही देखिए लोकसभा में, आप देखिए पिछले 2009, 2014, 2019 में सिर्फ 2 टिकट दिए जाते थे सेकुलर पार्टीज से. 19 में भी ऐसे हुआ. एक इम्तियाज साहब हमारे पास से लड़े और हिदायत पटेल साहब लड़े.
तो हमारा मानना यह है कि भारत की लोकतंत्र में अगर इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतंत्र बोलिए डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी। और हमारी लोकतंत्र का एक क्रास रियलिटी यह है कि जब तक जिस समाज या जिस कास्ट के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है उनका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट नहीं होता। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और सबसे बड़ी माइनॉरिटीज को उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, और उससे हो सकता है जब वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारे पार्टी में भी डिस्कशन चल रहा है, अभी भी हम बात करके आए मैं, इम्तियाज जलील साहब, तो अभी कोशिश यही है कि कहाँ से लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, वो बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द हम लोग एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी कोई फिगर आपने टारगेट नहीं किया है? नहीं, मैं डेलिबरेटली कोई नंबर नहीं देना चाह रहा हूं। जब हम लोग पूरा हमारी बातचीत हो जाएंगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब MP हैं औरंगाबाद के, तो उसके बाद हम बता देंगे। देखा जाए तो इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस और NCP के साथ ही नहीं, तो जो शिवसेना है उसके साथ में मुस्लिम वोटर इस बार खड़ा होते नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस वोट को आप डिवाइड तो नहीं कर रहे? तो 2019 में औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट को इम्तियाज जलील साहब ने, औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना के 21 साल के MP को हराकर इम्तियाज साहब को वहां से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो ये तो जनता का फैसला होता है और मुझे यकीन है कि दोबारा औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज साहब को वहाँ से अपना MP बनाएगी। तो ये बोलना कि हम खड़े रह रहे हैं तो वोट ले रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि आप जब मुस्लिम वोट ले रहे हैं तो फिर मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते आप? कौन रोक रहा है आपको? तो हिपोक्रेसी ये है कि वोट लेना चाहते मगर टिकट नहीं देना चाहते। आप देख लीजिए, कई मुंबई में कई पार्लियामेंट सीटें हैं, आप दीजिए ना किसी मुसलमान को, देकर जिताइए, बताइए, टिकट नहीं देना चाहते आप, तो वोट लेना चाहते हैं। उस हद तक मुसलमान से मोहब्बत है, मगर लीडर के रूप में नहीं देखना चाहते। वो नहीं, सिर्फ आप साथ रहिए, हमारा थाली बजाइए, जिंदाबाद के नारे लगाइए, हमको आकर एक फूल का माला पिलाइए, एक सेल्फी ले लीजिए। अब रमजान आ रहा है तो एक इफ्तार की दावत में बुलाकर खजूर मुंह में डाल दीजिए, बस आपका उतना काम हो गया। बिल्कुल, लेकिन शायद यही वजह है कि कांग्रेस कई बार आपको भाजपा की B टीम भी कहते आ रही है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी डिक्शनरी में इतने गालियां हैं वो दे दें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए हम जो काम कर रहे हैं ना, हम गालियों को नहीं देखते। अब जब गालियां पड़ती हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस ये बात नहीं बता सकती है कि अशोक राव क्यों छोड़ के चले गए। मैं तो नहीं भेजा अशोक राव को, और फिर उनके कई लीडर्स चले गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उनके बहुत बड़े नेता अमेठी से हार गए, मैं तो नहीं गया वहां पर। उनको जीतना पड़ा उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां पर 35% मुस्लिम वोटर है। तो ये इनको डर एक ही चीज का है कि मुस्लिम लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप कभी डेवलप ना हो, क्योंकि एक बरसों से वो लोग एक स्टेटस को बनाकर रखे हैं कि भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो। सबका नेता हो सकता है, चाहे मराठाओं का नेता हो सकता है, दलित का हो सकता है, दलित की भी लीडरशिप खत्म हो गई, OBC का हो सकता है, मगर मुसलमान का नेता कभी नहीं होना चाहिए, और वो इसीलिए सब इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी पार्टियां ऐसे सोचती है? इस तरह का एक मुस्लिम समाज को लेकर इस तरह का एक विक्टिम कार्ड शायद बहुत नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं है। मेरा एक ही सवाल है कि 2011 के सेंसस में महाराष्ट्र में 12% मुसलमान है, 12%। तो कम से कम 33 MLA जीतना था, क्यों नहीं जीत रहे हैं? मैं तो नहीं रोका ना आपको।
आप हर समाज का आप निकाल कर देख लो, महाराष्ट्र में एक पैरिटी है, उनका जितना पॉपुलेशन है उतना उनके एमएलए जीत कर आ रहे हैं। ये समाज का क्यों नहीं जीतते हैं? इसलिए कि नंबर 1 आप टिकट नहीं देते, दूसरा आप वोट नहीं डालते, और आपका एक ही काम है, नहीं बीजेपी को हराना है। अरे भाई बीजेपी को हराओ, कौन नहीं हरा था? हम भी बोल रहे हैं, मगर इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हमको कूली बना कर रखेंगे सेकुलरिज्म का। ये तो नहीं होना, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो रुकना पड़ेगा, ये तो गलत है, नाइंसाफी है। तो विक्टिम कार्ड नहीं है, ये तो मैं आपको एम्पिरिकल डेटा दे रहा हूं। आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, बराबर दीजिए, मराठा को रिजर्वेशन दीजिए, बल्कि मैं तो सलाम करता हूं उस लीडर को जो मराठा रिजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, वो सबकी नींद हराम करके रखा है। तो मगर मुसलमानों को भी दीजिए ना, आप दंगरों को भी दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? भाई सबको तो हिस्सा मिलना चाहिए, मगर आप नहीं बात करेंगे, मुसलमान की बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं मुसलमान की बात करेंगे तो कम्युनल फोर्सेस को फायदा हो जाएगा। सवाल कम्युनल फोर्सेस को फायदा का नहीं है, सवाल ये है कि जस्टिस होगा नहीं होगा, इसलिए हमें। लेकिन आप हम कई बार देखते हैं काफी जिसे कहते हैं कि आप में एक पॉलिटिकल सैनिटी बहुत रहती है, लेकिन ऐसे में आप, जैसे आपने अभी कहा कि एक मराठा एक वोट बैंक है, अलग अलग वोट बैंक्स में अभी आप मुस्लिम वोट्स को अगर इस तरह से पोलराइज करेंगे तो देश इसमें बट नहीं जाएगा? नहीं, जब भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं ओबीसी नेता हूं, वो देश खराब नहीं होगा उसमें। जब हर पार्टी का नेता खड़े होकर कह सकता है कि मैं, भुजबल साहब खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी का नेता हूं, कोई कहता है कि मैं फलां समाज का नेता हूं, मैं बोलने से आसमान सर पे गिर जाएगा क्या? वो लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं। तो इनका मामला क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ एक बैंड बाजे की पार्टी बनकर रहे। आप कभी शादी में गए होंगे, बारात में गए होंगे ना कभी आप जी। तो हमेशा जो है शादी में बैंड बाजा बजता है, वो बेचारा वो जो जहां पर शादी होती वहीं तक जाता, अंदर आने नहीं दिया जाता उसको। अंदर सिर्फ बारात के लोग चले आते, ये बैंड बाजा वाले बाहर खड़े रहते। हमारा हाल वही करके रख दिया आप। तो हम कब तक इनका बाजा बजाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि अपना बाजा बजाओ, खुद बजाओ, उसकी आवाज उठाओ और आप वोट लो और कामयाब हासिल करो। आप जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते आप यकीनन अप्रेस कम्युनिटीज को साथ लीजिए। मिसाल के तौर पर मीरा रोड में डिमोलिशन हुआ, ये कितने लोग गए जो मुझे गाली देते, जिनके वहां बुलडोजर लगाकर घर तोड़ दिए, बिजनेस तोड़ दिए, रोए। इम्तियाज जलील को कितने लोग फोन किए वहां पर, इम्तियाज जलील मेरे को फोन करके रोए, बोले असद भाई मेरा दिल चाह रहा कि मैं यहाँ पर अब जाके पार्लियामेंट चुनाव लड़ूं यहाँ से, क्योंकि इनका कोई पूछ नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो ओवैसी गाली दो, जब मीरा रोड की दुकान तोड़ दी जाती है बुलडोजर, कोई आवाज नहीं उठाता। और यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, कितने लोग गाली देते, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। ओवैसी जी, आप जो बात कह रहे हैं मीरा रोड की, वहां पर सबसे अहम मुद्दा ये था कि ये अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे। अच्छा, तो अनऑथराइज कब से है? अनऑथराइज से वही है क्या? कितने पॉलिटिशियंस के ऑथराइज्ड है? रूलिंग पार्टी के कितने हैं जो अब पहले पावर में थे? आप कितने साल से उसको देख रहे हैं वहां पर? आप 50 साल 40 साल से अनऑथराइज्ड है, आपको अचानक जब गड़बड़ हो जाती जब याद आता है। और एक ही कम्युनिटी के अनऑथराइज कैसे? सबके अनऑथराइज होना चाहिए। फिर आप उनको बेघर कर दिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को तो आपका कहना है कि चुनाव आ रहा है इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली चुनाव हो या ना हो, हाँ। सबसे ज्यादा आजकल कोई निशाने पर है तो मुसलमान है। अब हिस्ट्री 500 साल की हिस्ट्री निकालकर मुझसे पूछा जाता है तुम जवाब दो 500 साल पहले क्या किए। अब बताइए 500 साल पहले जो होता है उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन आप भी तो बाबरी जिंदाबाद करते हुए लोकसभा में गए बिल्कुल थे। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, वो इंसाफ का जिंदाबाद है। वो संविधान का जिंदाबाद बोलने के बराबर कैसे? है। इसलिए कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके शिवसेना भी जिस वक्त बीजेपी के साथ थी और उद्धव ठाकरे तो फखर से बोलते कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा,
आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, आपने शहीद कर दिया। जीबी पंत मुख्यमंत्री है, 6 दिसंबर के रात में मूर्तियां रखा दी आपने, निकाला नहीं आपने। 86 में आपने ताले खुला दिए बगैर मुझे सुने। तो ये एक इंसाफ का मुद्दा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हम मानते हैं उस बात को, मगर जैसा कि जस्टिस जीएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, वो उन्होंने जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर। तो इसीलिए हम कहते हैं, और वो जजमेंट के बाद आप देखिए पूरे देश में क्या क्या चीजें खुल गई हैं। मैं वापस आपको महाराष्ट्र पर लाती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो रही है। आप महाराष्ट्र में क्या विजन लेकर लोगों में जा रहे हैं? नहीं, हमारा विजन तो मैं आपके सामने रखा ना, कि हमारा विजन ये है कि कमजोर ताकतवर हो और ताकतवर कमजोर के बराबर हो जाए। क्योंकि ये जो महाराष्ट्र में 15-20 फैमिलीज जो हैं, वो महाराष्ट्र को एक ग्रुप की तरह अपनी पॉलिटिकल हेजीमनी को बोलिए या उसको बरकरार रखने के लिए चलाते हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज की एक पॉलिटिकल वॉइस हो। हाँ, दूसरे पार्टीज में भी उनके नेता हैं, मगर वो बेनामी की लीडरशिप है। हम चाह रहे हैं कि नाम की लीडरशिप बने, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो कमजोर है, अब दलित कमजोर है, दलित का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, सबको साथ लेकर एक, हाँ हमारा विजन यही है। कोई ऐसा विजन नहीं है कि मैं चांद पे जाना चाह रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि भाई इसी जमीन पर। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे कास्ट या रिलीजन के आगे कोई विजन इस देश के चुनाव में रखी जाएगी क्या? मैडम, आप रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज आप कोई मराठी अखबार खोल लीजिए, हिंदी अखबार खोल लीजिए, इंग्लिश अखबार खोल लीजिए, शादी के जो प्रपोजल आते हैं उसमें क्या लिखा हुआ होता है मैट्रिमोनियल सेक्शन में? मराठी होना, ब्राह्मण होना, सुन्नी होना, अग्रवाल समाज का होना। तो ये तो रियलिटी है, कास्ट रियलिटी है देश में। कि जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट देते, क्या देखकर देते? उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने उस समाज के वोटर हैं, उनको अट्रैक्ट करना है। कितने गुजराती वोटर हैं, वहां पर उसको दो। तो ये तो रियलिटी है। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्सेप्टेबल है, तो मुसलमान क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है आपको? भाई आप करेंगे तो बहुत पुण्य का काम करेंगे, और हम वही बात करेंगे नहीं नहीं ये देश को तोड़ देगा, कमजोर कर देगा, रिलीजियस फेनेटिज्म पैदा हो जाएगा। आप तो करते ही नहीं है कुछ भी, और हमको सिर्फ कहते हैं कि भैया आप सिर्फ साथ दो, हमारा वोट दो। तो हम उस चीज को नहीं मानते। अगर देखा जाए तो भाजपा का ये आरोप रहा है पूरे समय में कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है, अपीजमेंट किया है, और दूसरी तरफ में अभी कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा जो है वो कम्युनलिज्म के तरफ जा रहा है। दोनों पार्टियों को लेकर आपका क्या कहना है? वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि मुसलमान, वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तो अपीजमेंट नहीं हुआ हमारा। अपीजमेंट अगर हुआ तो मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी, आरएसएस को कि बताओ क्या अपीजमेंट हुआ हमारा। हमारा लिटरेसी रेट कितना है? हमारे पास सिर्फ 3% मुस्लिम ग्रेजुएट क्यों हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किराए के घर में, कच्चे घर में दलित के बाद मुसलमान क्यों रहता है? कितने लोगों के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है? बता दीजिए मुसलमान के पास कितना है? अपीजमेंट कहां हुआ महाराष्ट्र में? अपीजमेंट नहीं हुआ। महमूद रहमान कमेटी झूठ कह रही है क्या? अपीजमेंट हुआ ही नहीं। अब रहा सवाल कम्युनलिज्म का, तो यस, कम्युनलिज्म तो बरसों से चल रहा है। मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, आप उसी शिवसेना से अलायंस कर लिए, तो आपने कौन सा बड़ा काम किया? कांग्रेस ने शिवसेना से अलायंस कर लिया, तो वो क्या था? वो अपॉर्चुनिज्म था, या आपकी कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने लड़ाई को कम्युनलिज्म के ऊपर? तो ये हमको मत सिखाइए, कम्युनलिज्म हमको मत सिखाइए, सेकुलरिज्म हमको मत सिखाइए। आप खुद इस्तेमाल करते हमको जब जरूरत पड़ी, और उसके बाद जब हमको छोड़ देते आप। अगर हम MIM की पोजीशन फिलहाल देखें तो ऐसा लगता है कि आप एनडीए में तो है भी नहीं और जाएंगे भी नहीं, लेकिन इंडी अलायंस के भी आप साथ में नहीं है। तो आप उनके सबके लिए, दोनों साइड्स के लिए आप अछूत है, या आप दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहते? नहीं, हम किसी के लिए अछूत नहीं है। अगर आज भी मैं मुंबई के किसी भी इलाके में चले जाऊंगा, तो मुझे यकीन है, या औरंगाबाद के गली कूचों में मैं चले जाऊंगा, तो चाहे नौजवान आके बोलेगा असद भाई गले मिलेगा, बूढ़े मिलेंगे तो सर पे हाथ रखेंगे,
ज़ईफ माएँ दिखेंगी तो हाथ उठाकर बोलेंगे तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं इनके लिए अछूत नहीं हूँ। हाँ, ये पॉलिटिकल दूसरे जो पार्टीज है उनके लिए, उनको लगता है कि ये जो सच्चाई को बात कर रहा है, अगर ये इसकी बात को मान लेंगे तो फिर महाराष्ट्र में मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू हो जाएगी। रहा सवाल ये इंडिया अलायंस का, तो हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील ने एक नहीं 3 मर्तबा कहा कि हम तैयार हैं, मगर उनके तरफ से कोई बातचीत करने तैयार। जब मीडिया ने पूछा कि आप जाने तैयार है तो इम्तियाज पूछे, आप माइक दे दीजिए उनको, वो बोलेंगे 3 मर्तबा उन्होंने कहा था कि हाँ हम तैयार हैं। मगर वो लोग ये समझते हैं, देखिए ये जो सेकुलर पार्टी का अलायंस है ना, ये बड़े बड़े इलीट लोगों का, चौधरियों का अलायंस है। ये बड़े इलीट लोग हैं, मैं डेलिबरेटली कह रहा हूं। उसमें हम जैसे लोग कैसे आएंगे, कैसा जाके बैठेंगे? ये लोग अपने आप को समझते कि हम ठेकेदार हैं, हम डिसाइड करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप 50 साल से हमारे मुकद्दर के फैसले कर रहे, अब हम करना चाहते हैं, हम अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। मगर आप बोलते नहीं नहीं हम फैसला करेंगे। कैसा करेंगे? अब आप बताइए कि मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भाई एक तरफ बहन एक तरफ, ये क्या है? ये क्या है बताइए आप। अभी इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो एक्सेप्टेबल है। मगर ओवैसी चुनाव क्यों लड़ेगा महाराष्ट्र में? ये सबके लिए बड़ा तकलीफ दे बात बन जाती। अशोक राव क्यों चले गए? कई लोग चले आ रहे। अच्छा, हद की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां से हमारे तेलंगाना के इलेक्शन में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैदराबाद आए, इतना गालियां दिए मेरे को कि ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये करूंगा, वो करो। अभी वो चले गए, वो एनडीए में चले गए। ये समझ में नहीं आता, ये लोग ड्रामा करते, लोगों को, आवाम जनता को बेवकूफ समझते क्या? ऐसा लगता है कि जनता इनको देख रही है, जनता इन लोगों के, इनका जो तमाशे है। वैसे महाराष्ट्र में आपने इम्तियाज का नाम लिया, उन्होंने ज़रूर ये ऑफर दी भी थी, लेकिन अंबेडकर जो आपके साथ में थे 2019 में, और एक बहुत सक्सेसफुल अलायंस आपका रहा लोकसभा में, ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि आप 5-6 महीने में ही उनके साथ नहीं रह पाए? देखिए, मैं कल भी, आज भी और फ्यूचर में भी जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की इज्जत करता रहूँगा। बल्कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की उनके साथ कि मुझे याद है कि 2019 में वो शोलापुर से लोकसभा कैंडिडेट थे। माने कल मेरी पोलिंग है हैदराबाद में, मैं रात में शोलापुर में उनके लिए पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने गया था। तो हम लोग बड़ी मेहनत किए, कोशिश किए, और वो नहीं जमा बात। तो अब क्यों नहीं जमा नहीं मालूम। अगर जब कभी मैं कोई किताब लिखूंगा तो उसमें सच्चाई को लिखूंगा, मगर अभी तो नहीं बोल सकता मैं। मगर मैं उनको अपना भाई की तरह मानता था और मानता रहूंगा। और देखिए, वो भी अभी तो उनके साथ हैं, शायद वो इंडिया अलायंस में है शायद। इंडिया अलायंस, हाँ, नहीं मालूम इंडिया अलायंस में है या नहीं है वो हम भी नहीं जानते हैं। हम तो नहीं जानते, पर नहीं मालूम वो क्या करेंगे। मगर हम तो कोशिश किए, हम तो चाह रहे थे कि लास्ट विधानसभा के चुनाव में भी बड़ा साहब हमारे साथ रहे, हमारी बहुत लंबी मीटिंग रही उनके साथ, मगर नहीं मालूम, वो नहीं हो सका कुछ भी। अगर हम देखें तो जो पूरी अपोजिशन है उसके लिए क्या स्पेस है आज की राजनीति में? इंडिया अलायंस का क्या हुआ वो हम आपके भी सामने है, हम भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार तो चले ही गए, लेकिन बाकी की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट ऐलान कर दिया। और ऐसे में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट 400+ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ है। तो अपोजिशन के लिए कोई स्पेस भी है? नहीं, स्पेस बहुत है। आप आइडियोलॉजी पे जब लड़ेंगे तो स्पेस रहेगी। अगर आप शिवसेना से अलायंस करके मंत्री बनकर बैठेंगे, आप उद्धव ठाकरे की स्पीच असेंबली में उठाकर देखिए, अशोक राव बाजू बैठे हुए हैं, अजीत पवार इधर बैठे हुए हैं, और उद्धव ठाकरे विधानसभा में बोल रहे हैं कि हमने 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ा। दोनों चले गए, दोनों राइट और लेफ्ट थे, दोनों चले गए। अब सिर्फ उद्धव ठाकरे बचे हुए हैं, वो कब जाएंगे नहीं मालूम। नहीं, ये आप देख लीजिए। अब फिर हमको बोलते हैं आप क्यों लड़ रहे, आप वोट काटने आ रहे। तो ये आइडियोलॉजी पर आप लड़िए, स्पेस आपके लिए है। अगर आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़के ये बताना चाहेंगे कि नहीं मोदी ही सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट नहीं, हम भी हैं, तो फिर आप तो फुल टॉस दे रहे हैं उनको मारने के लिए।
तो आप तो नहीं जीत पाएंगे। आइडियोलॉजी पर लड़िए, स्पेस बनेगी। इस देश के बहुत से लोग, करोड़ करोड़ लोग चाह रहे हैं कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके ख्वाब हैं, खास तौर से नौजवान किसान, वो परेशान है, मगर आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ते। आप तो आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, तो कहाँ लड़ेंगे आप? वैसे अयोध्या का जब मंदिर बना तो वहीं से मोदी जी ने आने वाले चुनाव के लिए अपने आइडियोलॉजी की नींव रख दी। अब उसके सामने कौन सी और आइडियोलॉजी चलेगी? इंडियन नेशनलिज्म चलेगा। इंडियन नेशनलिज्म हमेशा रहा, रहेगा। इस देश के लिए बहुत जरूरी इंडियन नेशनलिज्म। मोदी जी हिंदू नेशनलिज्म को मानते हैं। हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस देश को 200 साल की अंग्रेजी गुलामी को आज़ाद करवाया, इस ख्वाब पर आज़ाद कराया कि इस देश में इंडियन नेशनलिज्म जिंदा रहेगा। तो उसी के ऊपर अब मोदी जी तो भारत की राजनीति से मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी बोलते जरूर हैं, मगर किसका साथ देते हैं? एक एयरफोर्स के एयरपोर्ट को उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, क्योंकि एक लड़के की प्री वेडिंग सेरेमनीज हो रही थी। तो उनका साथ, एयरफोर्स का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता। और मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं किसानों के साथ हूं, मैं युवा के साथ हूं, मैं बीसी लीडर हूं, मैंने चाय बेचा, सब सही है, मगर ग्राउंड पर क्या है? इसीलिए हम कह रहे कि आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए, होगा। अब मोदी जी तो मार्जिनलाइज कर चुके हैं, इनविजिबलाइज कर चुके हैं भारत के सबसे बड़ी माइनॉरिटी को। वो तो टिकट भी नहीं देते किसी मुसलमानों को, उनको बोलते भी नहीं है। जब आप मुसलमान की बात करें तो उनका मुंह से निकलता सबका साथ, ये वो, मगर सबका कुछ होता ही नहीं है, एक किसी और का होता है। लेकिन इंडियन नेशनलिज्म की बात करने के लिए भी तो कोई तैयार नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, आप बात करिए अपने। लेकिन आप भी तो शुरुआत नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो कई बार डिबेट कर चुका हूं। मेरा मानना यह है कि इंडियन नेशनलिज्म इंक्लूसिव है, वो सबको साथ लेता है, एक्सक्लूसिव नहीं है वो, और उसकी बात करनी चाहिए। ओवैसी जी, देखिए, आपने मणिपुर की बात जरूर की, लेकिन आप संदेश खली हो या हल्द्वानी हो, नहीं, बिल्कुल उसे आप बिल्कुल मैं बोला हूं। आप इनफैक्ट आपका जो नेशनल एबीपी चैनल ने न्यूज चलाई, आपका जो करस्पॉन्डेंट है हमारे हैदराबाद में, मैंने कहा है, मुझसे पूछा गया कि देखिए मुसलमान ऐसा कर रहा है, वो नाम जो आदमी का नाम था एक्यूज का, मैंने कहा उसका नाम मेन एक्यूज मुसलमान है, उसके साथ में दो जो उसके साइड किक हैं वो तो मुसलमान नहीं है, उनका भी तो नाम ले लो तुम। तो ये बिल्कुल हम बोले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लिमिटेड करके बोलते। और सबसे ज्यादा तो आप लोग हमको ही पकड़ते, दूसरों को छोड़ ही देते आप। ओवैसी जी, ऐसा है कि आपने जरूर सर तन से जुदा वाला जब किस्सा हुआ था नुपुर शर्मा का, तब भी आपने उसका निषेध किया था, आपने कहा था। लेकिन दूसरे तरफ उस मामले में पथराव करने वाले जो लड़के थे, उनको छुड़ाने के लिए भी आपने जोर लगाया, ऐसा नहीं? देखिए, वो लड़कों पर कोई केस नहीं बुक हुआ। अगर केस बुक होता तो मैं उनको, पुलिस को कहता कि सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस दो उनको, वो भी नहीं हुआ। वहां पर रात में मॉर्निंग 12:30 AM को पुलिस घर के दरवाजे तोड़कर कई नौजवानों को उठाकर लेकर चले गई। माहौल बहुत खराब हो गया था, बहुत खराब हो रहा था। हम बीच में इंटरव्यू करके बोले कि भाई आप केस तो बुक नहीं करे, बोले नहीं करना चाह रहे। क्यों करे? प्रिवेंटिव अरेस्ट। मतलब छोड़ो उनको, नाम लिखिए उनका, आप छोड़िए उनको, से हम छुड़ाए उनको, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। कुछ लोगों को आईसिस के जो कार्यकर्ता रहे हैं उनको भी आपने लीगल एड दी। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप इंडियन नेशनलिज्म नहीं, गलत बात है। अगर ये बात सच होती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बोलकर एक आईसिस का वीडियो, आईसिस खुरासान ने एक वीडियो निकाला मेरे बारे में। ये जो सब लोग ये जो बोलते ना मुझे, इनका तो आईसिस ने वीडियो नहीं निकाला, मेरा वीडियो निकालकर कहा कि ये तागूत है। तागूत का मतलब ये भारत के रूलर्स का गुलाम है। मेरी फोटो और बदरुद्दीन अजमल साहब की फोटो डालकर एक 4 मिनट का वीडियो है उसमें, जो भारत से भागे हुए 2 लड़के हैं उनकी फोटो है उसमें, वो बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वीडियो निकालना पड़ा। अब आईसिस मेरे खिलाफ है तो यहाँ पर राइट विंग भी मेरे खिलाफ है। अब बताइए कौन सच है, मेरे को नहीं मालूम।
बिल्कुल। आप देखा जाए तो दुनिया की 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट जो लगातार निकलती है उसमें आपका नाम होता है। एक तरफ में विश्व हिंदू परिषद ने शायद इसीलिए ये दरख्वास्त की आपसे कि अयोध्या बन गया है, आप मथुरा और काशी भी दे दे, तो उसके बाद में और कोई इस तरह की मांग हिंदू समाज की नहीं रहेगी। ये आलोक कुमार जो विश्व हिंदू, सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है। वो राइट विंग आइडियोलॉजी को मानने वालों को रिप्रेजेंट करते, वो उस सेकुलर हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते जो इंडियन नेशनलिज्म को मानता, नंबर 1। तो वो ये ठेका नहीं ले सकते वो। दूसरी बात यह है कि ये डराना है, धमकी देना है, दे दो वरना हम 6 दिसंबर कर देंगे। हम ये कहेंगे कि 6 दिसंबर हो गया, दूसरा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि देश चलेगा तो संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, तुम्हारी या मेरी आस्था से नहीं चलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि दे दो। भाई ये मस्जिद है, ये मेरे फादर की शादी में मुझे मेरी माँ को जहेज में या उनको नहीं आया सुहाई है, समझे? तो ये मस्जिद है, हम कैसा देंगे? और वहां पर नमाज हो रही है। अब आप बोलेंगे हर चीज में आपका फेथ सुप्रीम है, तो मेरा फेथ कहां जाएगा? ये कैसे होगा? हमारा आस्था है तो मेरी आस्था कम है क्या आपसे? तो हम ये कह रहे हैं देश आस्था से नहीं चलता है, ना चलना चाहिए। देश चलेगा तो संविधान से चलना चाहिए। और सवाल 2-3 मस्जिद का नहीं है, इनके पास 10,000 मस्जिद की लिस्ट है। वो तो कल बोलेंगे कि ओईसी तुम्हारे घर के नीचे भी खोद के देखो कुछ निकल जाएगा, दे दो हमको। तो रुकने वाली बात है क्या? बोलिए आप। कल लखनऊ में एक वीडियो आया कि लखनऊ में एक बड़ा खड्डा पड़ गया और गाड़ी उतर गई। तो किसी मीडिया ने कहा इस पे कुछ बोलेंगे, बोला मुझे मत लेके जा वरना एएसआई चले जाएगा वहां पर। तो ये तमाशा बनाकर रख दी। हर चीज में आप बोलेंगे दे दो हमको, क्यों देंगे भाई? कि कहां रुकने वाला है ये? तो रुकने वाला तो नहीं है ये। बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी और वो है, आपके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में माधवी लता जी को वहाँ से अपना उम्मीदवार बना दिया है। और ये जो है ये जिसे हम कह सकते हैं कि बेबाक हिंदुत्व की बात रखती है, ट्रिपल तलाक में ये काफ़ी आगे रही है। इसलिए अब वहाँ पर बिल्कुल हिंदू वर्सेस मुस्लिम इसी तरह का चुनाव होने जा रहा है क्या? तो वो नहीं होगा। हैदराबाद वर्सेस हिंदुत्व होगा। हैदराबाद वर्सेस आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस के मुकाबला होगा। और वो मुस्लिम महिला जिसको नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर, उससे डिजर्शन बढ़ गया मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम महिलाओं में। मैं उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा कि अगर आज कोई मुसलमान ये गुनाह करता है, गुनाह है ट्रिपल तलाक से किसी वाइफ को तलाक देना गुनाह है, अल्लाह की नजर में गुनाह है ये, तो मोदी ने एक कानून बना दिया कि तलाक भी नहीं होगा, वो जेल को चला जाएगा। अब आप बताइए, जेल को चला जाएगा और वाइफ बाहर रहेगी, कौन देखेगा उसको? नहीं। तो मेंटेनेंस दो। जेल में बैठकर कोई मेंटेनेंस देता है? अच्छा, कोर्ट सजा दे देगा उसको, 3 साल की सजा, तो 3 साल तक उसका मैरिज नहीं टूटेगी। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद जब वो पागल निकलेगा जेल से, तो वाइफ बैंड बाजा लेकर सामने ठहर कर बोलना है कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब जेल से निकल कर आया है। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक में डिजर्शन हो रहा है। और बताइए कि कौन उस पीड़ित महिला के खिलाफ ताईद में जाकर कोर्ट में बोलेगा कि हाँ मैंने सुना? बर्डन ऑफ प्रूफ उस महिला पर डाल दिया। और इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरे हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, हमारे पास एक ही जन्म काफी है। आप पूछ लीजिए, वारिस पठान है, उसके एक ही जन्म काफी है उसको। हाँ, एक ही जन्म, सात जन्म का साथ नहीं है जैसे क्रिश्चियनिटी में टिल डेथ डू अस अपार्ट, नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है। आप एबीपी में काम कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, कल आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, आप दूसरी जगह चले जाती। तो शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसको बोल रहे नहीं। आप अपनी मोरालिटी को मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? इस देश में अगर लॉ बनाने का है तो जो महिला शादीशुदा है, अपने पति के साथ नहीं रहती, उनके ऊपर लॉ बनाइए आप कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहना चाहिए, सिर्फ
इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं लिखना चाहिए कि पति है, पत्नी कहां है लिखो, साथ क्यों नहीं है लिखो, नहीं है तो लॉ बनाओ। वो कानून बने तो महिलाओं का बहुत बड़ा इंसाफ होगा उनसे। जरूर कई सारी बातें हम आपसे और कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास में कम है। लेकिन आने वाले आपके चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ऑडियंस से हम एक आध दो सवाल लेंगे। अभय देशपांडे जी है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सर, ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में बहुत सारी सेक्युलर पार्टीज जो कहती है अपने आप को, वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप सेक्युलरिज्म इन इंडिया, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? भारत के संविधान में जो सेक्युलरिज्म है उसको मैं हमेशा मानता हूं और मानता रहूंगा। जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है वो हमेशा से उसको इस्तेमाल किया गया धोखा देने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। यही सिलसिला चलता रहेगा और इसीलिए एक कन्वीनियंट एक पॉलिटिकल टर्म बन चुका है। अब चुनाव जैसा करीब आएगा, आप देखेंगे मुंबई में या महाराष्ट्र में जब चुनाव करीब आएगा तो सेक्युलरिज्म का वर्ड कहां इस्तेमाल होता है आपको? जब आपको दाढ़ी टोपी वाली या बुर्खा में मुस्लिम खवातीन दिखते हैं। और हमारे दिमागों में, मुसलमानों के दिमागों में एक चिप डाल दी गई है कि आपको जिंदा रखना है सेक्युलरिज्म को। मैं ये कह रहा हूं, ये सांप को निकाल कर फेंक दो, किसी और को ये सांप दे दो। आप ये सांप को नहीं उठा सकते, ये गले का सांप बना हुआ है हमारे लिए। चुनाव आता, ये सेकुलर है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कैंडिडेट सेकुलर कब से हो गया बताइए मेरे को? कब से सेकुलर हो गया बताइए? अब कांग्रेस में अशोक राव नांदेड़ जाके बोलेंगे, अरे भाई मैं तुम्हारे साथ इतना साल रहा, तुम और हम भाई की तरह रहे, उनको वोट देते हम सेकुलरिज्म के नाम पर। आप बताइए। तो इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को हम नहीं मानते। आप सही कह रहे हैं, ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो खुल के हिंदुत्व कर रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप जो सेकुलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना पार्टीज, उनसे पूछिए 6 दिसंबर के बारे में आप कुछ बोलेंगे? वो बोलेंगे हटा हटा, क्या बोल रहा है? कभी नहीं बोलेंगे 6 दिसंबर के बारे में, कभी बात नहीं करेंगे इस बारे में। तो ये रियलिटी है। मुस्लिम पॉलिटिकल छोड़िए, एम्पावरमेंट की बात करो, नहीं करेंगे आप। आज राजनीति ऐसी होगी भारत में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए डरती है, मगर उन मुसलमानों को बोलेंगे वोट हमको दो, तुम्हारा नाम लेने को तैयार नहीं है। अरे भाई, आखिर हम है क्या? अगर हम इंसान हैं, इस देश के बराबर के शहरी हैं, हमारा नाम लो, आप हमारे बारे में बात करो, हमको टिकट दो। नहीं, बस क्या बोलेंगे? ए असद भाई, बिरयानी कब खिलाएगा मेरे को? क्या हम क्या बिरयानी खिलाने वाले हैं तुमको? गोश्त खिलाने वाले हैं? ये कब तक चलेगा? ये तो ये ड्रामा है। और सबसे बड़ी परेशानी मुसलमानों से है। जिस दिन मुसलमान इन चीजों को रियलाइज करके वो उठेगा, वो दिन इस देश की तारीख में एक बड़ा सुनहरा दिन होगा। और हम लोग नॉर्मलाइज, देखिए नॉर्मलाइज हो चुका है। इतने हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में होते, सब बैठकर सुनते हैं, अरे छोड़ो यार, बोलता है। अरे कैसा बोलेगा यार? दूसरों को बोल सकते आप। अगर मैं किसी बड़े नेता के बारे में एक भाषण दे दूं तो मेरे घर पे पहुंच जाएंगे पूरे। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। असदुद्दीन जी, हम जहां बैठे हैं अभी, वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बोरीवली, पड़घा में। वो न्यूज़ में आया था कि वहाँ अल शाम करके कुछ तो भी आईसिस का एक अलग से उन्होंने अपार्ट फ्रॉम इंडिया एक खुद को घोषित कर दिया। ये कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा? इससे क्या मैसेज जाएगा इंडिया में? जो लोग ऐसा नहीं मानते कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, जो ये कहा जाता था वैसा, उसको भी भाईचारा में उसका भी विश्वास है। सही मायने में जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, सर्वधर्म समभाव है, पॉलिटिकल नहीं, सही मायने में उसका यकीन है। लेकिन जब वो देखता है कि अल शाम को ये कहता है, जिहादी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, आप जिस इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं वैसा उसको उसके बाजू में, आजू बाजू में, उसके पड़ोस में नहीं दिखता। नहीं, आपकी बात सही है। जो भी टेररिज्म की बात करता है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेररिज्म सवाल ही पैदा नहीं होता, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। मगर हमारा सवाल बीजेपी से है, उन्होंने भोपाल से किसको टिकट दिया था?
उन्होंने भोपाल से उसको टिकट दिया था जिस पर यूएपीए का टेररिज्म का केस चल रहा था। उन्होंने उसको एमपी बनाया, जो एमपी बनने के बाद हेमंत करकरे को कितने गालियां दी वो, जो इसी मुंबई की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, जिसके बच्चे यतीम हो गए, मगर बीजेपी उस पर कॉम्प्रोमाइज कर गई। तो ये बिल्कुल बात सही है। ये अल शाम हो कौन, इनको कानून उनको देखना चाहिए। आप से अगर नाइंसाफी हो रही है तो नाइंसाफी का मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस की तरफ जाएंगे, वो तो आसान रास्ता है। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, उसमें लड़ने की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जेल को जाना पड़े जाइए, मरना पड़ा मरिए, मगर ये टेररिज्म के ऊपर जो अगर कोई आ जाता है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हम इसका कंडेम करते हैं। चाहे कोई भी टेररिज्म करो, किसी भी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब बेंगलुरु में रामेश्वरम होटल पर वो बम ब्लास्ट हुआ, मैं हैदराबाद की रामेश्वरम होटल में गया। किस लिए गया? कि उनको बोलने के लिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे कोई करा नहीं करा मुझे नहीं मालूम, वो तो वक्त बताएगा, मगर इसके ऊपर तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये चाहिए कि इसको देखें, ये जो ब्लैक शीप है इनको आप लोग रोकें और ये पॉलिटिकल वैक्यूम मत पैदा होने दीजिए। एमआईएम पार्टी को आप गाली दीजिए, मगर वो पॉलिटिकल वैक्यूम को तो फिल करिए ना। आप पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करके क्या करना चाहते हैं ये उनको बताना पड़ेगा। हमें आपसे बहुत ज़्यादा मीन्स नॉट ओनली मुस्लिम युवाओं को, इन जनरल आपके पास वो सब है जो एक लीडर में होना चाहिए। आप कब तक खुद को सिर्फ मुस्लिमों का नेता ही मान के चलते रहेंगे? आप सिर्फ ऐसा क्यों कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो? आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि स्कूलों को आबाद करो या अच्छी शिक्षा जहाँ मिलती है उसको आबाद करो? नहीं संदीप साहब, आप जरा नाइंसाफी कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हम ही पूछे, और उन क्वेश्चन में ज्यादातर एजुकेशन के ऊपर था और सिर्फ एक समुदाय के ऊपर नहीं था। इम्तियाज जलील तो हर चीज पर बोलते थे, इतना बोलते थे कि मेरे को डर होता था कि भाई ये क्या क्या बोल देगा, मगर बोले बराबर। तो नहीं माशाल्लाह से बहुत बोले इम्तियाज, और उसका फायदा यह हुआ कि आप लोग ट्रेनिंग करके भिजाए अपनी फील्ड से उनको, जर्नलिस्ट थे। तो संदीप साहब आप भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे गुनाह धुल जाएंगे। आप क्यों अपने आप को दूर कर रहे हैं? आप भी मेरे समय मर आपकी बात सही है कि हम यकीनन हम जैसा मैडम को मैंने कहा था, मेरा विजन, हमारा विजन क्या है कि भाई कमजोर जो है हमारी आंखों में मजबूत है, हम कमजोर को ताकतवर देखना चाहते। अब रहा सवाल कि मैंने क्यों कहा मस्जिदों को आबाद करो, भाई मस्जिद को आबाद करने का हुक्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को आबाद करके तुम स्कूल को छोड़ दो। और स्कूल के ताल्लुक से मैं इम्तियाज जलील साहब ही पूरे देश को बताए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्लास 9 से शुरू किया, जबकि पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में दलित के बाद अपर प्राइमरी से शुरू होता, क्लास 4 और 5 से। मोदी सरकार ने 9th क्लास से कर दिया और मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया, जिसके जरिए माइनॉरिटी मुसलमान ने माइनॉरिटी बच्चे पीएचडी करते। उन्होंने बजट को 40% कट कर दिया, हम ही उसको बोले हैं। तो ये ऐसा मत समझिए कि हम सिर्फ दूसरों की बात नहीं करते, बराबर बात करते। आप इम्तियाज की स्पीच सुनिए, जो रिजर्वेशन पर, मराठा रिजर्वेशन पर कई मरतबा बोले, धनगर समाज पर बोले, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बोले, हम भी बोलते हैं। मगर हमारी भी बात तो कोई करे ना, कोई तो हमारी बात करे। भाई कम से कम आप हमको नमक समझो, कम से कम अगर आटा नहीं समझते तो नमक तो समझो, वो भी नहीं समझते, मगर कोई बात ही नहीं करना चाहते। आप देख लीजिए, आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए, महाराष्ट्र के जितने 48 लोकसभा के एमपीज है, कितनों ने बात की मुसलमानों पे? बात करना चाहिए ना, समाज का हिस्सा है ये। नहीं बात करेंगे, वो बोलेंगे नहीं 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 बात नहीं, वोट मिल जाएगा। अब चुनाव आएगा तो मेरे को इम्तियाज को बोलते हैं कैंडिडेट मत खड़ा कर, कैंडिडेट मत करे। क्यों नहीं खड़ा करना कैंडिडेट? तुम बातें नहीं करते, तुम बोलते नहीं। असदुद्दीन जी, क्या भविष्य में ऐसा देखा जा सकता है कि एमआईएम किसी हिंदू कैंडिडेट को चुनाव के लिए खड़ा करे? अरे बहुत दिए हम लोग कैंडिडेट, हिंदू को दिए, बराबर दिए। औरंगाबाद में हमारे 28 या 30 कॉर्पोरेटर थे, उसमें तो 6-7 हमारे हिंदू भाई थे, 6 हिंदू भाई थे, दलित समाज के थे। हैदराबाद में हम लोग जब मेयर बनाए थे, 5 साल में 3 मरतबा दलित को मेयर बनाए। तो ये इसमें वो आपको शायद नहीं मालूम होगा।
ओवैसी जी, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। अभी संदेश खाली का जिक्र हुआ, आपने जो मेन आरोपी था उसके हस्तकों की बात की। मैं इतना ही पूछना चाहूँगी, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसकी खुली मुखालफत आप करते हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा, मेरा एक ही बोलना है कि इसको आप हिंदू मुस्लिम मत बनाइए जी। वहां पर अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है महिलाओं का तो बराबर एक्शन लेना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर वहां वेस्ट बंगाल की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, कभी मुर्शिदाबाद मालदा जाकर देखिए आप, जो पानी जमीन में है वो WHO नॉर्म से खराब पानी है वहां पर। आप मालदा मुर्शिदाबाद में जाकर देखिए, स्कूल्स नहीं है बराबर वहां पर, मगर ये लोग बन जाते हैं, तो यकीनन हम उसका कंडेम करते हैं। इसका कोई, हमारा ऑब्जेक्शन ये कि हिंदू मुस्लिम मत बनाइए उसको। जी, अपीजमेंट की बात की हमने, आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हम सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी मुस्लिम कौम के अपीजमेंट की बात होती है तो हमेशा वो रिलीजियस फीलिंग्स के साथ क्यों जोड़ी जाती है? नहीं, देखिए ये अब ये आप लोगों को, मुझे ये सवाल आपसे करना चाहिए, आप क्यों करते हैं ऐसा? ये ऐसे स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस करते हैं। नहीं, देखिए, अपीजमेंट मुसलमानों का कभी नहीं हुआ है। अगर रिलीजियस अपीजमेंट तो हुआ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर रिलीजियस अपीजमेंट होता तो फिर मेरी मस्जिद क्यों खो देता मैं? अगर रिलीजियस अपीजमेंट होता तो मीरा रोड पे मेरी दुकान क्यों आप तोड़ देते? अगर रिलीजियस अपीजमेंट होता तो फिर आप सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेस्टिवल्स में मेरी दुकान क्यों बंद कर देते? भाई मेरी फेस्टिवल में आप शराब की दुकान बंद कर दिए, चलिए अब रमजान आ रहा है ना, मैं शिंदे चीफ मिनिस्टर कहूंगा कि रमजान की ईद के दिन या रमजान के आखिरी 10 दिन आप पूरी शराब की दुकान बंद कर दीजिए। देखिए रोड पर निकल कर आ जाएंगे कि कैसा हमारा तुमने ड्रिंक बंद कर दिया। भाई आपकी सवाल यह है कि आपकी आस्था है, मेरी आस्था नहीं है। तो अपीजमेंट नहीं हुआ है भारत के मुसलमानों का। अगर कोई बोलता है तो उसको रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। अच्छा, एक बात बोलता हूं, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक चीज होती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे दादा 1000 रुपया कमाते थे तो उनका ग्रैंडसन उनसे बढ़ के कमाना चाहिए। इस देश में हर समाज में इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हुई है। किसकी नहीं हुई? मुसलमान की नहीं हुई है, दलित समाज की भी हुई, आदिवासी समाज की, हमारी नहीं हुई मुसलमानों की। ये बात क्यों नहीं करता कोई भी? यही हम कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक पॉलिटिकल लीडरशिप से है। अच्छा, मैं खराब हूं ना, आप मुझे हटा दीजिए, आप बनाइए लीडरशिप, कौन रोक रहा है? आप वो भी नहीं बनाना चाहते, तो ये झगड़ा इसी बात का है सिर्फ। यकीनन है आप एक विजनरी लीडर है जो तेलंगाना। नहीं, विजनरी नहीं हो, ऐनक पहनता हूं ना, मेरा बीना ही कमजोर है। नहीं, पॉलिटिकल विजन आपका बहुत क्लियर है, लेकिन जो तेलंगाना और आंध्र में हम देख रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में या फिर सोशल सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स आपने लाए हैं, उम्मीद है कि आगे महाराष्ट्र में भी यही बदलाव आपके पार्टी के तरफ से भी। मुझे मेरे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील पर और मुफ्ती इस्माइल पर और शाह साहब पर, डॉक्टर गफ्फार कादरी पर, वारिस पर बहुत भरोसा है। वो लोग आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी जरूर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे पधारे और आपका ये समय हमारे साथ आपने शेयर किया, इसके लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।